अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाज़िर हूं आज का शो आज एक्सक्लूसिव विद तारिक चौधरी लेकर। नाज़रीन, हमारे यहाँ आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, मरकज़ में भी और सूबों में भी, और सारी हुकूमतों ने अपनी अपनी तरजीहात जो है उनका इजहार कर दिया है। तरजीह एक ही है, वो सूबाई हुकूमतें हों या मरकज़ी हुकूमतें हों, कि अवाम की फलाह व बहबूद कैसे करनी है, इक़्तिसादी तरक्की कैसे करनी है, और जो माशी मुश्किलात हैं उनका सामना कैसे करना, उनका हल कैसे करना है, उनका अजाला कैसा करना है। मारिन कहते हैं कि पाकिस्तान हो या सारी दुनिया हो, इस वक्त जो सबसे बड़ी रुकावटें हैं तरक्की की राह में और जो वसाइल मौजूद हैं उनके ख़र्च करने में, वो दो हैं। एक तो ये है कि माहौलियात का जो हैज़र्ड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को हर साल माहौलियाती आलूदगी और माहौलियाती हैज़र्ड्स के हवाले से बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वह सैलाब हो या बारिशें हों या कोई और कैलेमिटी हो। इसी तरह इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो रुकावट है वो बढ़ती हुई आबादी है, और माहिरीन ये कहते हैं कि जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उतनी तेज़ी से वसाइल में कमी हो रही है, और आने वाली हुकूमतों के फ़ैसला साज़ों को ये बड़ी मुश्किल होती जाएगी कि वो किस तरह से वसाइल और आबादी के तनासब और तवाज़ुन को बरकरार रखें। पाकिस्तान जैसे मुल्क में बिलअमूम जो है ये मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कहते हैं कि आबादी जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि साल 2050 तक जो पूरी दुनिया की आबादी है उसमें 2 से 4 अरब नफूस का यानी इंसानों का इजाफ़ा हो सकता है। मौजूदा दुनिया जो पहले ही साददारी का शिकार है, ख़ास तौर पर तवानाई और जो पेट्रोल है और दीगर चीज़ें हैं उनमें कमी होती जा रही, तो किस तरह से इसको निपटा जाएगा ये बड़ा अहम इशू है। इसी तरह पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि बढ़ती हुई आबादी जो है वो बाकायदा एक बम है, और उसकी मौजूदगी का एहसास शायद ज़बानी कलामी तो है लेकिन, या ज़बानी जमा खर्च की हद तक है, लेकिन अमली तौर पर उसके हवाले से कुछ इक़दाम ख़ास नहीं किए जाते। सियासी बातें ज़्यादा होती हैं लेकिन अमली काम जो है वो कम होता है। तो आज हमने इस मौज़ू पर बात करनी है कि किस तरह से ये मामला जो है वो कितना तशवीशनाक है, हुकूमतों की तरजीहात किस हद तक इसमें है। सियासी जमातों ने मंशूर में तो ऐलान किया कि इसके हवाले से वो उस पर काबू पाने के लिए बात करेंगे, लेकिन अमली तौर पर क्या होगा। इसी तरह बात भी करेंगे माहिरीन से कि माहिरीन क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के पास जो सेहत आमा के हवाले से वसाइल हैं क्या वो मौजूद है मौजूदा आबादी के लिए, और आने वाले दिनों में जो बढ़ती आबादी है उसको कैसे कैटर किया जाएगा। और फिर इसका जो एक पहलू है कि लोगों में जो शऊर बेदार करना है बढ़ती आबादी पर काबू करने के लिए, उसमें उलमा और मशाइख का क्या किरदार है। तो ये सारे मामलात पर बहस करने के लिए और तबादला ख्याल करने के लिए डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है मेरे साथ आज के शो में। राना एहसान अफजल हैं जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और बड़ी क्लोजली काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टीम के साथ, ख़ास तौर पर इक़्तिसादी अमूर के हवाले से। राना साहब आपकी आमद का शुक्रिया। डॉक्टर अशरफ निज़ामी हैं, लाहौर से ज्वाइन किया उन्होंने, सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA जिसे कहा जाता है, और डॉक्टर साहब से बात करेंगे ख़ास तौर पे एक डॉक्टर के, एक माहिर तबीब के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये बढ़ती आबादी का इशू है क्या। इसके अलावा शाहदा रहमानी साहबा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक़ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनसे भी बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव क्या है इस मामले में। और मेरे मोहतरम जनाब डॉक्टर किबरा यार साहब जो कि चेयरमैन हैं इस्लामी नज़ाती कौंसिल के, उनसे भी बात करेंगे कि उलमा का और जो स्कॉलर्स हैं जो रिलीजियस तबके की नुमाइंदगी करते हैं, इस पर सोचते हैं समझते हैं, उनका क्या किरदार है जो एक अवेयरनेस पैदा करनी है। शुरू करते हैं राना साहब से। राना साहब, आपकी हुकूमत ने भी जब इलेक्शन लड़ा था आपकी पार्टी ने, तो मुझे याद है कि जिक्र तो किया बजट उसमें मंशूर में कि बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो अदाद शुमार हैं इतने खौफनाक हैं कि 24 करोड़ से ऊपर आबादी हमारी हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसके दुगना बढ़ने की तवक्को है। 1.9% हमारी आबादी में इजाफा होता है हमारे माहिरीन के मुताबिक, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन काउंसिल है वो कहती है कि आबादी में इजाफे की शरह 2.8% है, यानी हर 8 सेकंड बाद एक बच्चा दुनिया में आता है। इसका हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के पास क्या प्लान है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अगर आप देखते हैं इस रीजन के अंदर तो ये सारा जॉइंट था, सब कॉन्टिनेंट जो था जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान 1997 से पहले, तो वहाँ इंडिया के अंदर जो आबादी की शरह है वो 1% से भी नीचे गिर चुकी है आबादी में इजाफे की शरह। बांग्लादेश जो एक वक्त में उसकी आबादी हमारे मुल्क से ज़्यादा थी, उसकी जो आबादी बढ़ने की शरह है वो 1.1% है। तो बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो फेल हुआ है
یہ ایکسپلوسیو جو پاپولیشن کا جو ایکسپلوژن ہے اس کو کنٹرول کرنے میں. اور دیکھیں یہ ایک ہاری ہوئی جنگ ہم لڑتے ہیں معاشی فرنٹ کے اوپر اگر ہم آبادی کو جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. دیکھیں ہمارا منشور میں ہم نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ نیشنل لیول کے اوپر ایک پاپولیشن سے تعلق رکھنے والی کاؤنسل جو ہے وہ بنانی چاہیے جس کا کام جو ہے وہ کوآرڈینیشن ہونا چاہیے صوبوں کے اندر اور کنسنسس بلڈنگ ہونا چاہیے. کیونکہ ہیلتھ جب ڈیوالو ہو گئی صوبوں میں تو پاپولیشن کا سبجیکٹ بھی کافی حد تک صوبوں کے پاس چلا گیا. اور اس وقت پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے وہاں بھی PMLN کی حکومت ہے. تو آج جب مجھے پتا چلا آپ اس سبجیکٹ پہ پروگرام کر رہے ہیں تو میں نے اپنا منشور بھی پڑھا دوبارہ سے اور میں اس کے اوپر دوبارہ ہائی لائٹ بھی کروں گا پرائم منسٹر کو کہ ہمیں جو ہم نے منشور میں ایک نیشنل لیول کی کاؤنسل آبادی کے لحاظ سے بنانے کا لکھا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ کریں جلد از جلد تاکہ ہمانگی بڑی ضروری ہے جی. اس کے اندر مختلف ایک تو ریلیجس اسکالرس کا بڑا اہم رول ہے کیونکہ جہاں بالکل کس نے اس دنیا میں آنا ہے کس وقت اس نے جانا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں لیکن انسان کو شعور دیا ہے تو اس شعور کو استعمال کرتے ہوئے بالکل آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو جی میں ذرا بات کرتا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ شعور کس نے دینا. شعور ظاہر ہے پولیٹیشین دیتے ہیں, میڈیا دیتا ہے اور علماء کرام دیتے ہیں جن کا بڑا اہم رول ہے. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈاکٹر قبلہ ایاز ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں, چیئرمین ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آبادی کا بڑھتا ہوا بڑی آبادی ہے اور اس کا بم ہے اس کے بارے میں اس کو کانشیس تو سب لوگ ہیں, اعتراف سب کرتے ہیں, لیکن پھر ہمارے معاشرے میں اس کو دینی اقدار سے جوڑ دیا جاتا ہے, اس کو ایک ٹیبو بنا دیا جاتا ہے کہ اس پہ بات نہیں کرنی, اگر ایسی بات کرے گی تو یہ تو پھر اللہ کی قدرت ہے, اللہ کے نظام میں مداخلت کی بات ہے. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس پہ کوئی ریکمنڈیشنز کی ہیں, تیاری کی ہے, آپ لوگوں تک پہنچائی ہے یہ بات کہ یہ کس حد تک جو ہے ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جی, آپ نے اس اہم موضوع پہ میرے ساتھ رابطہ کیا. اسلامی نظریاتی کونسل نے مختلف اجلاسوں میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور آراء دی ہیں, تجاویز دی ہیں, اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آبادی کو توازن کے حدود کے اندر رکھنا چاہیے. پاکستان کی پالیسی بھی یہ بنی ہے توازن آبادی, بیلنسڈ پاپولیشن, اور اس تصور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کو اعتماد میں لیا گیا تھا اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بالاتفاق یہ تجاویز دی ہیں کہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے, اور گنجائش یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ معاش کے ساتھ ساتھ صحت کا مسئلہ بھی ہے. تو اگر مسلسل آبادی بڑھے تو ظاہر ہے کہ صحت کے مسائل بھی بن سکتے ہیں خاتون کے لیے, اور اس کے علاوہ گھریلو مشکلات جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. مثلاً تعلیم ہے, مثلاً بچوں کی صحت ہے, میاں بیوی کی صحت ہے, ماں بچے کی صحت ہے. تو اس کے درمیان وقفہ جو ہے اس کا تصور عین اسلامی ہے, وقفہ ہونا چاہیے. چنانچہ ہماری یہ تجاویز ہیں کہ وقفے کے تصور کو اسلامی تناظر میں اس کو عام کیا جانا چاہیے, اور یہ مسئلہ جو ہے یہ باقاعدہ نصاب کا حصہ بھی ہونا چاہیے. بالخصوص جو ہمارے خواتین کے کالجز اور یونیورسٹیز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ نہ صرف یہ کہ نصاب کا حصہ ہو بلکہ علماء کرام بھی اس میں اپنا کردار ادا کریں. اور اس کے علاوہ ہم نے حکومت کو یہ تجویز دی ہے کہ تفریح کے مواقع پیدا کیے جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پہ شہروں میں یا دیہاتی علاقوں میں بھی باہر جانے کے تفریح کے مواقع نہیں ہے, اور اس وجہ سے عام طور پہ لوگ گھر کے اندر ہی رہتے ہیں, اور جب تفریح کے مواقع کم ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات آبادی پر پڑتے ہیں. تو اس قسم کی تجاویز ہماری آئی ہیں, اور یہ تجاویز جو ہیں یہ باقاعدہ ہم نے صوبوں کو بھی بھیجی ہیں اور مرکز کو بھی بھیجی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ریکمنڈیشن ہم سے شیئر کی. اب ذرا بات کرتے ہیں
शादा रहमानी साहब। शादा साहब, एक तो आपने दो बातें सामने, एक तो नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल की तजवीज़ मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दूसरा डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि जो आबादी में इजाफा है और उसके मजबरात हैं उसको निसाब में शामिल कर लिया जाए ताकि लोगों तक अवेयरनेस हो। एक तो ये बताइएगा कि आप इससे एग्री करती हैं, दूसरा आप पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं, अभी कुछ महीने पहले तक आपकी पार्टी मरकज़ में हुकूमत में शामिल थी, आइंदा भी हो सकती है, सूबा सिंध में आपकी हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी के पास क्या प्लान है बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने का? बहुत शुक्रिया तारिक साहब। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से ये अवलीन तरजीह रही कि पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई आबादी है उसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाए। और आपको याद होगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने सबसे पहले से अपनी पॉलिसी में डाला, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक जामे प्रोग्राम दिया जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जो है वो एक तरफ वीमेन एम्पावरमेंट का, और सेकंड वो खवातीन को उन्हें हर रोजाना हर 2-3 गलियां दी जाती हैं जिसमें वो तकरीबन 28 घरों को कवर करती हैं। उसमें खवातीन को हेल्थ के मुताबिक हाइजेनिक असूल जहाँ बताए जाते हैं, जहाँ उनके हेल्थ के इश्यूज पे बात की जाती है, उनको अवेयरनेस दी जाती है, वहाँ फैमिली प्लानिंग उसका मेन पार्ट होता है। और यही वो तमाम चीजें जो वो जाके बाजार से नहीं खरीद सकती हैं खवातीन, या उनकी रसाई नहीं होती, वो उन तक पहुंचाया जाता है फैमिली प्लानिंग के हवाले से। और हमारी हमेशा ये कोशिश रही कि ज्यादा से ज्यादा सेहत के बुनियादी बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो बनाए जाए यूनियन काउंसिल की सतह पे, वार्ड लेवल पे और जिलाई और तहसील की सतह पर, तो ताकि खवातीन को हर जगह आसानी के साथ एक्सेस हो। लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ वीमेंस के हेल्थ की बात है, बिल्कुल इसमें कोई जिस तरह किबला याद साहब ने कहा कि ये एक रिलीजियस से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और जब जब इसके ऊपर बात हुई है फैमिली प्लानिंग पे तो हमारे रिलीजियस साइड से बहुत ज्यादा मुखालफत होती थी। आप देखें बांग्लादेश में हमने किस तरह से कंट्रोल किया जब वहाँ मेहराब मेंबर को इस्तेमाल किया गया और उन्होंने अपना किरदार कौमी फरीजा समझ कर अदा किया, तो इस पर हमने ज्यादा काबू पा सके। तो पीपल्स पार्टी की अवलीन तरजीह रही, और अब ये भी एक इत्तेफाक है कि देखें कौमी और सूबाई सतह पर हमारी जो इस तरह की पॉलिसी है, आप इस बात पे, आप भी जमात के तौर पर इस बात से आप भी एग्री करती हैं, आपकी पार्टी एग्री करती है कि इस पर जो है इसको पहली तरजीह देनी चाहिए। जरा डॉक्टर साहब को इन्वॉल्व कर लें, जरा डॉक्टर शुभ निज़ामी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सबसे कम शायद शरह है जो फीकस डॉक्टरों की अवेलेबिलिटी है, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है और दीगर जो सहूलतें हैं, तो इसके ज़रा दादो शमर बताइएगा अगर आपके पास हैं कि कहाँ तक कहाँ खड़े हैं अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। एक तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं समझता हूँ कि आज जो कि वतन अजीज के अंदर ये मसला है कि हमारी इक्तिसादियात का, इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ही इंटरलिंक्ड है, रिलेटेड है। ये पॉपुलेशन जो हमारी बॉम्बिंग यहाँ पे है उसके लिए मैं इससे पहले कि मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और जो हमारे पास सहूलियात है उनका तस्करा करूँ जो पर्टिनेंट आपने मुझसे पूछा है। आई वुड लाइक टू एड अप कि जो हमारे मतलब पीपल्स पार्टी के मैडम ने फरमाया, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कानून साजी के अंदर बहुत ज्यादा दुनिया में है जहां कवानीन बहुत ज्यादा है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी पुअर। और इसीलिए अगर मैं तो इस बात से अर्ज करूं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज इन एशिया के जहां प्लानिंग का जो प्रोजेक्ट है दैट हैज बीन लॉन्च्ड, लेकिन बदकिस्मती से जैसे मलिक साहब फरमा रहे थे कि दैट पाकिस्तान हैज बीन फेल्ड एंड अप्रिशिएट कि उनकी मतलब हुकूमत में रहते हुए भी, और पंजाब के अंदर बहुत सी हुकूमत मुस्लिम लीग की रही और उसके बावजूद इसका इकरार करना मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि हम आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता भी नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश का हम डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, मैं इंटरप्ट करूंगा। हम यहाँ ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के दौरान देखते हैं कि आपकी आवाज का क्या इशू है, और ब्रेक के बाद फिर आपसे जो गुफ्तगू का सिलसिला जो है जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक। वक्फे से पहले बातचीत हो रही थी डॉक्टर अशरफ निज़ामी से, और पूछा मैंने उनसे ये था कि आप हमें आदाद शुमार बताएं पर्टिनेंट के कितनी जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स हैं पर पर्सन अवेलेबल हैं। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है एक मरतबा फिर। जी डॉक्टर साहब बताइएगा ज़रा। जी सर, मैं कि ये जो है पॉपुलेशन का इशू और पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्टर पेशेंट रेशो, बेड टू पेशेंट रेशो जो है हमारी, यकीनी तौर पे ये इतनी बहुत बुरी नहीं है दुनिया के अंदर जैसा कि अभी मतलब जैसे हमारे यहाँ पहले था।
बल्कि अभी तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे यहाँ हम ओवर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं एज फॉर एज। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आया के पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो पब्लिक के वहां पे हमारे पास BHUs और RHCs और हॉस्पिटल्स और टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, आया कि हमारी वहां पे रेशियो पॉपुलेशन के साथ रैशनल है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर। मैं फैक्चुअल फिगर अभी आपसे शेयर ना कर सकूंगा कि कितनी हमारी है जो कि PMDC के साथ रिकॉर्डेड है, हेंस आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो लेकिन ये बात पक्की है कि वहां पे वैसी रेशियो नहीं है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है कि डॉक्टर्स तो फिर हम मीट इन कर लेते हैं, जो नर्सेज रेशो है दैट इज वेरी लो। नर्सेज और हेल्थ प्रोफेशनल्स पैरामेडिक्स की रेशो जो स्टैंडर्ड है कि एक डॉक्टर के साथ जो रेशो बनती है दैट हैज टू बी अबाउट 6 to 7 नर्सेज। हमारे यहाँ जबकि उलट है, हमारे यहाँ डॉक्टर ज्यादा है और नर्सेज कम है। तो ये इशू जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कि मतलब यकीनी तौर पे नीडेड। बट आई वुड लाइक टू ऑन दिस फैमिली इशू जो आपने मतलब सर्टेनली आपका आज का टॉपिक भी है, उसमें मैं समझता हूं कि आज जो WHO की डेफिनेशन है ये हमारे सोशो इकोनॉमिक्स उसके साथ डायरेक्टली अटैच है। और जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज इन एशिया कि जिसने फैमिली प्लानिंग के ऊपर यहाँ पे काम शुरू किया। अब ये कहना मतलब मलिक साहब की भी मतलब बड़ापन है, उनको तस्लीम किया कि हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो देयर शुड बी अ रीजन फॉर। अभी जब डॉक्टर साहब हमारे अलामा साहब फरमा रहे थे कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे के बांग्लादेश मुल्क जो कि पहले हमारे साथ आबादी से जो है बहुत ही पीछे नीचे चला गया और कंट्रोल हो गया। आई विल नॉट से कि नीचे चला गया, बट दे हैव कंट्रोल्ड इट। एंड व्हाट हैज हैपेंड इन पाकिस्तान के हम इसका कंट्रोल नहीं कर पाए। बेसिकली जानना ये जरूरी, बिल्कुल दुरुस्त साहब का है तजिया कि हम जानना चाहते हैं, जानना चाहिए कि हमारे यहाँ अवेयरनेस भी बहुत होती है, सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, स्लोगन चलते हैं, अखबारों में इश्तिहार छपते हैं, और साल में जब एक दफ़ा दिन मनाया जाता है तो बातें बड़ी होती हैं, तो अमल क्यों नहीं हो पाता। राना साहब आप ये बताइएगा कि कुछ अदाद शुमार हैं आज की सिचुएशन और कल आने वाले दिनों की सिचुएशन कि अगर हमारी आबादी इस तरह बढ़ती रही तो 2040 में हमें 12 करोड़ मज़ीद नौकरियां होंगी और हमारे पास नौकरियां पहले नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं। इसी तरह 85,000 से ज़्यादा हमें मज़ीद प्राइमरी स्कूल और कुछ तकरीबन 1,90,00,000 तकरीबन 2 करोड़ के करीब और नए घर होंगे। तो इतना अंबार है वसाइल का जो हमें दरकार होगा। लेकिन आज अगर हमने इस पर जिस तरह आप खुद कहते हैं कि हम कामयाब नहीं हुई हुकूमतें, सारी आपकी हुकूमतें और गुज़श्ता हुकूमतें, तो अब आगे करना क्या है। इतना बड़ा काम आगे पड़ा हुआ है, खलारा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा इंतजार कर रहा है, उसका हल फिर क्या होगा। देखिए मेरे ख्याल से जो जिन ममालिक में कामयाबी से इन प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया गया, हमें उनको देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ बांग्लादेश की मिसाल दूंगा, वो भी मेजॉरिटी मुस्लिम मुल्क है और वहाँ भी जो है जो रेजिस्टेंस एक आती थी रिलीजियस सेक्टर से, वो वहाँ भी आई, लेकिन उसको भी उन्होंने कंसेंसस बिल्डिंग के साथ अबूर कर लिया। हमें भी देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2-3 चीजें की। एक तो देखें हमारी बिल्कुल लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनकी तादाद है, लेकिन कितनी दफा एक्टिव प्रोग्राम्स चल रहे हैं कि जहां पॉपुलेशन आउटरीच हो रही हो कि आप फैमिली प्लानिंग के ऊपर, बर्थ कंट्रोल के ऊपर लोगों को रीच आउट करें और उसको ना सिर्फ इश्तिहारात पे बल्कि डोर टू डोर कैंपेन्स की जाए। उसके साथ साथ देखें बात यह है कि खवातीन को एम्पावर करने की जरूरत है। बांग्लादेश में ये किया गया, एक तो तालीम के लिहाज से इंश्योर किया गया कि वहाँ खवातीन की जो शरह है वो बराबर, अगर ज्यादा नहीं मर्दों से तो बराबर तक लेके आया जाए, और फिर उनको जो जॉब मार्केट है उसके अंदर भी वहां उनको एक भरपूर शिरकत का मौका दिया गया। मिसाल के तौर पे इंश्योर किया जाता है कि अगर इंडस्ट्री है तो उसमें भी खवातीन की पार्टिसिपेशन हो, सर्विस सेक्टर है उसमें भी पार्टिसिपेशन हो। तो ये वो सारे तरीके हैं कि जब आप खवातीन को एम्पावर करते हैं कि जो बर्थ स्पेसिंग की हम बात करें वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब फाइनेंशियली वो एम्पावर होती हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली उसके साथ हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ यहाँ पहली चीज तो जो हमें जिसकी जरूरत है वो नेशनल लेवल पे एक फोरम होना चाहिए जो कि पॉपुलेशन को मॉनिटर करे, उसको एग्रेसिवली इन प्रोग्राम्स को जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं उनको मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन हो, फिर कोऑर्डिनेशन हो सूबों के साथ, और ये एक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, यानी ये एक इस पे कंसेंसस, जिस तरह मिसाके जमहूरियत की बात होती है, मिसाके मैशत की बात होती है, मिसाके यकजहती की बात होती है, मिसाके पॉपुलेशन कंट्रोल भी होना चाहिए। इसी बात पे को लेकर आगे बढ़ूंगा और शादा रहमानी साहब की तरफ। शादा साहब, एक इसका पहलू ये है कि जब हमारी आबादी बढ़ती है, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, अदाद शुमार जो लेटेस्ट हैं कि सबसे
बड़ा जो हमारा इस वक्त मद है पेट्रोलियम के अलावा, हम जो ज़रूरी अजनास और ख़ुराक जो है एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, और हमें इस पर बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है। वजह उसकी ये कि हमारी ज़रूरी ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं, ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो रहे हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक बढ़ती आबादी से है। तो ये पहलू आपके जहन में है, जो कि ज़ाहिर है आप कई दफ़ा असम्बली में गई हैं, हुकूमत में आपकी पार्टी की हुकूमत थी, कल भी होगी, तो ये पहलू है कि ज़रूरी ज़मीनें हमारी बढ़ती आबादी की वजह से कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ग़िज़ाई अजनास का बहरान पैदा होने का खदशा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जिस तरह से तेजी से आबादी बढ़ रही है, और आप देख लें कि जितनी हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसमें सोसाइटीज बन रही हैं। आप इस्लामाबाद देख लें कितना छोटा होता था, इसी तरह लाहौर देख लें कि जो कि आई थिंक 54,000 समथिंग एकड़ पर था, आज देखें कि वो 1,00,000-1.5 लाख से ज्यादा बढ़ता गया और एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रही। इसी तरह मुल्तान, बावरपुर, यानी पूरे पाकिस्तान में आप देख लें कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो सोसाइटीज में, ये बड़ा मैं समझती हूँ कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो हमारी अपनी तरजीहात होती है कि जी रिहायशी मकानात कम होते हैं और उसकी जरूरत भी पूरी करनी है। जिस तरह भी राना साहब भी फरमा रहे थे कि देखें हमारे पास पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर वाज़ेह तौर पर एक जामे विफाकी सतह पर भी, सूबाई सतह पर भी एक जामे पॉपुलेशन प्रोग्राम और पॉलिसी है और उसका रोड मैप मौजूद है, लेकिन असल जरूरत इस बात की है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन ये कि स्टेक होल्डर के साथ मिलकर उस पर अमल दरामद कराया जाए। जिस तरह अभी मैंने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम का कहा, उसके ऊपर जिस तरह हम उनके जरिए पोलियो वैक्सीनेशन पर इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं तो हमारे पास एक एक डेटा मौजूद होता है कि किस घर में कितनी आबादी है और उसे किस तरीके से हमें काबू पाने के लिए कितना कंट्रोल करना है, कितने लोग हैं। तो ये सारा अगर हम उसको दिल जमे के साथ अपनी कौमी फरीजा समझ के उस पर काम करें तो कोई मसला नहीं है कि हमारे पास तमाम सहूलियात मौजूद है लेकिन उस पर पॉलिसी मौजूद है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि आने वाले दिनों में एक तरफ हम मुआशी बहरान का सामना है और दूसरी तरफ आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, हमें ना सिर्फ तालीम, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने देखा यानी असल चीज ये है, असल तवज्जो का मरकज ये होना चाहिए, तरजीह ये होनी चाहिए कि जो भी कानून बनता है, जो पॉलिसी बनती है उस पर इम्प्लीमेंट हो। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। तमाम मेहमानों को एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। बात करूँगा डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब से। डॉक्टर साहब, चूँकि हमारे पास वक्त अब कम है, आखिरी हमारा सेगमेंट है, तो ज़रा जल्दी से बात अपनी वाइंड अप कीजिएगा। ये जो एक बढ़ती आबादी का एक पहलू है कि ख़वातीन और जो बच्चा है उन दोनों की जो सेहत और ज़िंदगी है वो हैज़र्ड में आ जाती है। अदाद शुमार ये कहते हैं कि हमारे यहाँ 1000 में से 60 बच्चे पैदाइश के बाद फौरी बाद या कुछ अर्से बाद वो ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और हमारे 44% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई कमी की शिकार हैं, जिसका ज़ाहिर वजह उसकी है कि आबादी ज़्यादा है और वसाइल कम है और वालिदैन अपने बच्चों को उस तरह से केटर नहीं कर सकते। इसका क्या हल हो, इसका क्या सलूशन होना चाहिए? देखिए सर, मैं आपसे अर्ज करूं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्रीज जहां पे हाईएस्ट रेट है ये मैटरनल डेथ का भी, माँ की मतलब ज़िंदगी के दौरान अमवात का भी और नौज़ायदा बच्चों की अमवात के अंदर भी आते हैं। तो और आप जानते हैं एंड एवरीबॉडी नोस अबाउट इट एंड वी हैव लाउडेड अबाउट इट कि पाकिस्तान इज एट द सेम टाइम इज अ कंट्री जो कि मेल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग ग्रोथ के अंदर भी हम यहाँ पे आ रहे हैं। बच्चे हमारे आउट ऑफ स्कूल्स पढ़े हैं और अभी जैसे मैडम शाहिदा फरमा रही थी कि ये जो चीज है कंट्रोल करने की खातिर, देखने की खातिर, और जैसा मैं भी अर्ज कर रहा था कि कानून हमारे पास मौजूद है बट विल ऑफ द रूल ऑफ लॉ टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ दैट हैज टू बी नेसेसिटी। और बाकी माँ बच्चे की सेहत जो है मैं समझता हूँ कि एवरीबॉडी इज अवेयर और जब तक हम इसके बारे में बोलेंगे नहीं, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं लेकिन बिलीव इन मी कि इन माय प्रैक्टिस एज अ सोशल वर्कर आई स्पीक अबाउट द फैमिली प्लानिंग। और उसकी खातिर अब देखने में यह है कि जो गरीब जिन बेचारों के पास खाने को नहीं है उनके बच्चे लातादाद हैं, वो लोग जो सेंसिबल हैं। बेसिक इशू ये है कि लोगों में अवेयरनेस पैदा किया जाए कि आप किस हद तक कितने बच्चे आप अफोर्ड कर सकते हैं और रियासत और वालिदैन उनको कितनी अच्छी और क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं। राना साहब, एक बात वक्फे से पहले हो रही थी, ज़रूरी ज़मीनों की कमर्शियल इस्तेमाल, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, मार्केट्स बन रही हैं और हॉस्पिटल बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। वजह उसके नतीजे में हमारे यहाँ गंदम, चावल, इन चीज़ों की कमी आ रही है और आप चूँकि बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, आपको पता है कि हमें हर दफ़ा कौन कौन सी अजनास जो है वो दरामद करनी पड़ती हैं। ज़रूरी ज़मीनों पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने का सूबाई सब्जेक्ट होगा, मरकज़ सब्जेक्ट भी होगा।
آپ کی حکومت ہے دونوں مرکز میں پنجاب میں, اس پہ قانون سازی پہ کوئی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں قانون سازی ہوتی ہے, بلکہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ماسٹر پلانز اپنے اربن سینٹرز کا بناتی ہیں اس میں گرین ایریاز اور براؤن ایریاز ڈیفائنڈ ہوتے ہیں, اور گرین ایریاز پہ اصولی طور پہ قانون کے مطابق آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں بنا سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بالکل ذمہ داری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی آتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ لا امپلیمنٹ ہو رہا ہے اور اس کی وائلیشن نہیں ہو رہی, اور عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ معاونت نہ کریں ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جو وائلیٹ کر کے بن جاتی ہیں اور پھر اسٹے آرڈرز کے پیچھے وہ چھپ جاتی ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زراعت کے اوپر تو ہم, یہ تو ایک زمین کا ایشو تو ہے, لیکن ہمارے زراعت میں تو پوٹینشلی بہت ہے. ابھی تو جو انٹرنیشنل ییلڈز ہیں ہم اس سے 50% بلکہ 30% پہ کھڑے ہیں. یعنی کہ اگر آٹے کی ییلڈ جو ہے وہ 60 70 80 من دنیا میں لی جا رہی ہے تو ہماری ایوریج 30 من ہے. تو وہاں ابھی بڑا پوٹینشیل ہے ہمیں کہ ہم جو زمین بے پناہ ہے ہمارے پاس اور پانی کی ریسورس بھی ہے, تو وہاں بہت زیادہ آؤٹ پٹ میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ پوائنٹ ویلڈ ہے کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر لینڈ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اب جس طرح دنیا بھر میں جو شہروں کا جو پھیلاؤ ہے وہ ورٹیکل ہوتا ہے, ہاریزونٹل نہیں ہوتا, تو وہ اس طرف ہمیں بڑھنا ہے کہ ہم اب اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں, بجائے کہ ہم جو ایک لیوش لائف سٹائل دنیا میں آپ کو نظر نہیں آتا کہ ایک کنال 10 مرلے کے گھر اور 2 کنال کے گھر کا جو سسٹم ہے وہ دنیا میں اب یہ ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ورٹیکل ہاؤسنگ جو ہے وہ اب دنیا بھر میں اس کو ترجیح دی جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, شاہد رحمانی صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی ایک کام, آپ ظاہر پارلیمنٹرین ہیں, یہ ایک سٹیپ لے لیا جائے تو اس کے نتیجے میں اگر قابو فوری طور پر نہیں پایا جاتا تو اس کی ریشو میں اضافے میں کمی آ سکتی ہے, پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے تجویز, ایک جو سب سے مین ہو؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک نیشنل نیریٹو ہونا چاہیے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو, جو ابھی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو ہماری نیشنل اور پروونشل سطح پہ پالیسی ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کرانا. آپ کے پاس پورا جامع پروگرام موجود ہے, اصل چیز ہے امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا. اور اس کے علاوہ ہم ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے اپنے بجٹ کو پر ہاؤس جو ہے کم سے کم $1 بڑھائیں, تاکہ آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ, اور پھر علماء کرام کو اپنا کردار پازیٹیولی قومی فریضہ سمجھ کے انجام دیں. نہیں, لیکن یہ بھی تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں 18ویں ترمیم کے بعد جو بعض سبجیکٹ چلے گئے صوبوں کے پاس, اب جو پاپولیشن کنٹرول ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, ہیلتھ کی جو پالیسی ہے مرکز کے پاس ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے ہیلتھ کا, خاص طور پہ پاپولیشن کنٹرول کا, اس میں کلیئرٹی آنی چاہیے کہ وہ مرکز کے پاس رہے گا یا صوبے کے پاس رہے گا, یا اگر صوبے کے پاس ہے تو صوبہ اس پہ کیا کرے گا؟ ہمارے پاس ITC کی منسٹری موجود ہے جس میں صوبائی سطح پہ کوارڈینیشن ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہم منتھلی یا ہر 3 مہینے کے بعد جس طرح پرائم منسٹر وزرائے اعلیٰ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کسی بھی نیشنل پالیسی, یہ ایک نیشنل پالیسی ہے اور اس کے اوپر تمام صوبے متفق ہیں, اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ اس کے لیے ایک جامع پروگرام ہے, جو روڈ پہ میپ موجود ہے. اگر ہم چاہیں تو اس پہ امپلیمنٹیشن وہی نیشنل آپ کو ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہوگا. اچھا, ایک آخری سوال میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے اگرچہ آپ تو ظاہر طب کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ضلعی حکومتیں ہیں یا جو بیسک ہماری بلدیاتی ادارے ہیں, جو کونسلر ہوتا ہے چونکہ اس کا تعلق براہ راست عوام سے ہوتا ہے, وہ اس میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اس پہ امپلیمنٹیشن کرانے میں اور اس پہ شور بیدار کرنے میں؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور میں یہی کہنے والا تھا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ سنگل کیا پوائنٹ کریں گے تو میں صرف یہی کہوں گا کہ باشعور تعلیم باشعور تعلیم, اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن. اینڈ ویری رائٹلی سیڈ کہ کونسلرز دے آر دا ون جو کہ اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ پبلک ٹو پبلک جا کے بات. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر شادہ رحمانی صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی. اس کے علاوہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ رہے. رانا صاحب آپ کا شکریہ, اور ڈاکٹر قبلہ ایاز چیئرمین اسلامی نظرتی کونسل آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے ہمیں اپنا پرسپیکٹو بتایا. یہ تھا آج کا شو, آج ایکسکلوسیو ود طارق چودھری. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.